वॉइस क्लियर आ रही है, आवाज आ रही है? कोनिका फिर आज ऑनलाइन हो गई है? आवाज आ रही है तो मैसेज कर देना। आवाज आ रही है? फरमान। यस सर। रिव्यू में आइए, पहले 2 दिन से रिव्यू नहीं हुआ ना। सेक्शन 173। 173 सेज दैट। क्या कहता है? बहुत मारेंगे तुमको अपर्णा। FIR रिलेटेड का FIR ही है 173। डंडा लेके आओ तो बताओ। 174 NCR। 175 इन्वेस्टिगेशन पावर है, किन परिस्थितियों में होती है? इन विच कंडीशन? किन परिस्थितियों में? संज्ञेय मामलों में। 156(3), 175(3) में है। हाँ? क्या होता है उसमें 156(3) में? दो बातें आपको याद रखना है। एक, 173 सब क्लास 3 है। इसमें SP को एप्लीकेशन होता है। 173(4) है। 173 सब क्लास 4 और 175 में 3 है ना। ये फिर 100, देखो 173, 74, 75, ये इतने जो ग्रुप हैं, ये आपके क्या करते हैं? ये FIR को सेटल्ड कर देते हैं, NCR को सेटल्ड कर देते हैं। ठीक है, कंप्लेंट को करीब करीब सेटल्ड कर देते हैं। अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, 176, 177, तो इनमें दोनों में कौन सी बात होती है? उसी FIR का यहाँ पे क्या होता है 176 में? इन्वेस्टिगेशन, है ना, प्रोसीजर दिया हुआ है, क्योंकि FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन ही तो होगा। तो प्रोसीजर 176 में। फिर 177, रिपोर्ट कैसे दी जाएगी? जो रिपोर्ट आ गई है वो कैसे जाएगी? 177 में ही तो कहता है। तो आप देखो, है क्या ना, रटने से बचने के लिए आपको अपने दिमाग पे जोर डालना है। ठीक है, अब दिमाग पे जोर क्या डालना है कि ये मैंने क्या कहा, तीनों FIR, तो पहला चार्ट बना था, किसका बना था? FIR का बना था, NCR का बना था, और कंप्लेंट का बना था। पहले ऊपर याद आ रहा है ना। फिर अब उसका ऑपरेशन इधर देख लो, चल रहा है। अब 177 के बाद 178 में क्या होता है? ये अभी प्रीव्यू चल रहा है, इन लोगों को जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन। 178 में क्या होता है? प्रिलिमिनरी 178, है ना। कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा? इंक्वायरी करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा? कल परसों किसी ने एक सवाल पूछा था ना कि सर इसमें
कौन सा मजिस्ट्रेट होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 164 का बयान, उस दिन किसी ने पूछा था ना कि 164 का बयान कौन दर्ज करता है? वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वो उस दिन बताया था ना मैंने। ठीक है। फिर 178 के बाद 179। 179 में क्या जाता है? साक्षियों को, है ना। फिर 180, देख लो उसको एक बार देख के चेक कर लो सब, क्योंकि देखो जब तक रिवीजन नहीं करोगे कोई मतलब नहीं होगा ना, भूल पीछे भूलते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। 180 में क्या कहता है? सबमिशन। ये इसमें कौन सा बयान था? 161 का बयान, इसी में आएगा ना 161 का बयान पुराना। तो अब उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, कैसे कैसे वो प्रक्रिया करेगा, कल या परसों बताया, कल बताया था ना। 181। है, साइन होना चाहिए। 182 है। 183। 184। उसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना, जिसके द्वारा किया जाएगा। अंकिता जी, मेडिकल एग्जामिनेशन जो पीड़िता की होती है कैसे होती है? कौन सा मेडिकल प्रैक्टिस? तो सब गवर्नमेंट होता है, उसका कोई एक्ट का नाम है? किस ईयर के? सवाल में अगर पूछ दे कि जो प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी है उसको किसके अंतर्गत ये अधिकार दिया जाता है, कौन सा एक्ट दिया हुआ है? 2019 का दिया हुआ है कि 2073 का दिया हुआ है कि 2018 का दिया गया है? किधर लिखा हुआ है? अट्ठा फिफ्थ, हाँ उधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ ये याद रखना, कभी ऐसे सवाल घुमा देता है तो आप लोग क्या करते हो, घूम जाते हो। ये 2019 तो अभी हुआ है, ये तो बहुत पहले से चल रही है, दिमाग लग जाता है ना। तो पता लगा आपका सवाल अच्छा खासा गलत हो गया। 51 में, 52 में, किसमें है? 51 में। ठीक। क्या है पूरे एक्ट का नाम, क्या है? ठीक, समझ में आया? अब देखो, ये जो रिपोर्ट होती है ये रिपोर्ट कितने दिन में प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कितने दिन में इसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए? हम्म? जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो किसको भेजेगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजेगा। ठीक है। कौन? चिकित्सा व्यवसाय। ठीक है। 7 दिन, 7 डेज में, उसको अंडरलाइन कर लेना। अब क्योंकि अब सवाल में पूछ सकता है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा बलात्कार से पीड़ित महिला का चिकित्सीय परीक्षण करने 7 दिन में करने संबंधी प्रावधान रखा गया है। 184, 4, 3, 5, 2, 6, किस सेक्शन में आएगा? 184 सब क्लास 6। और अगर बुरा ना मानो तो एक बात और पूछ ले, क्या इसके पहले मैंने जितने भी दिवस थे, डेज, एक जगह लिखवा दिया था ना कि सीआरपीसी में जितने भी दिन से संबंधित सेक्शन है उनकी सबकी एक लिस्ट आपको मैंने दे दिया था, याद एक को भी नहीं होगा, है ना? नहीं याद है ना? हाँ, हो रहा है।
कब तक होगा? अच्छा चलिए, अब आते हम लोग अपने टॉपिक पे, हम लोग यहाँ पे रुके थे। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जहां पे हम लोग रुके। 185। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, है ना। अब ये देखो, ये तलाशी का मसला कहाँ से आ गया? तलाशी तो हम लोग पहले भी ले लिए थे, 100, 102, 103 इसके आसपास ले लिए थे ना। तो यहाँ पे तलाशी के साथ दो शब्द और जुड़ेंगे। एक तो तलाशी यहाँ पे जो होगी, वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको अगर पता चलता है कि जो अपराध में प्रयोग किए गए अस्त्र शस्त्र या जो भी चीज है, वो फला व्यक्ति के कब्जे में है, या फला व्यक्ति के पोजीशन में है, या फला व्यक्ति के परिसर में है, तो कैसे होगा? सीधे चले जाओगे, मुंह उठा के घुस के उठा लाओगे? नहीं ना, तरीका दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो तरीका दिया, उसी तरीके को हमें देखना। कभी जब कभी भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास, यानी इस सेक्शन में दो अथॉरिटी आपकी आ गई है। कौन कौन सी? दो अथॉरिटियां आपकी इसमें है। कौन कौन सी? पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या कौन सा? अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, ना कि ऐसे ही जो टहलता रहता है ना बाइक वाला, कि कहीं भी गया और पकड़ लिया आपको, नहीं। उसके पास विश्वास करने के अगर उचित आधार है कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के लिए या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, जिसका अन्वेषण करने के लिए वो प्राधिकृत है। मान लो हमने अंकिता जी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया, और इनको किसी मर्डर के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इनको ये पता चला कि जो कुल्हाड़ी इस्तेमाल की गई थी या जो ड्रम यूज किया गया था, वो फला व्यक्ति के घर पे रखा हो। विश्वास करने का कारण है कि फला जगह पे रखा हो। तो अब सम्मान के साथ जाएंगी कि अपमान करते हुए लेके आएंगी? सम्मान के साथ जाना है। क्या तरीका होगा? तो आवश्यक कोई वस्तु, तो आवश्यक क्या वस्तु है? कुल्हाड़ी है या ड्रम है या कोई भी चीज हो सकती है, जिसका वो भार साधक है, यानी जिस क्षेत्र में आपके है या जिससे वो संलग्न है, सीमाओं के अंदर है। ठीक है, किसी स्थान में पाई जा सकती है। अब इस पूरे परिसर में पाई जा सकती है। आईटीएमएस कॉलेज तो इतना ही है, तो हो सकता है कि इसके किसी परिसर में भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसको उसके जो लिमिट्स है उसको शॉर्ट नहीं किया गया, उसको बल्कि एक्सपैंड किया गया, विस्तृत किया गया दायरे को। नहीं तो अगर मान लो ये कहा जाता है कि फला व्यक्ति के फला रूम में फला चीज रखी हुई है, तो अब फला व्यक्ति गया, फला व्यक्ति के रूम में गया, नहीं मिला, तो क्या पूरा छोड़ के चला आएगा? नहीं, आपको हर एक चीज चेक करना। पाई जा सकती है, और उसकी राय में ऐसी चीज अगर अनुचित विलंब के बिना, यानी अगर उसमें ज्यादा देर किया गया, तो हो सकता है कि वो कुल्हाड़ी समुन्द्र में फेंक दी जाए, किसी नदी में फेंक दी जाए, है ना। यानी कहने का मतलब कि ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती। अब जब नहीं की जा सकती, तो इसका मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या कहीं ना कहीं उसको छिपा दिया जाएगा, या अगर उसमें हम तत्परता नहीं दिखाएंगे तो मिलेगी नहीं। तब ऐसा अधिकारी क्या करेगा? केस डायरी, अंकिता जी, केस डायरी
का प्रोविजन सीआरपीसी में कहाँ पे है? सीआरपीसी में सौम्या, केस डायरी 3-4 बार बता चुका हूं आपको। केस डायरी 174 में कैसे आ जाएगा? अभी 74 तो पढ़ के गए हम लोग, एनसीआर है उसमें। फटाक से बोलो, तुम्हें कहा डायरी 193 192 में। हाँ पहले तो ये 192 में केस डायरी, और एक जनरल डायरी होती है पुलिस रेगुलेशन एक्ट में। वो वो पुलिस डायरी जो जीडी जिसको बोलते हो, केस डायरी पुलिस डायरी, जीडी जीडी पुलिस डायरी इक्वल, केस डायरी डिफरेंट। अब दोनों में अंतर क्या है समझ लो। पुलिस डायरी, हाँ, पुलिस डायरी जो है वो पुलिस रेगुलेशन के सेक्शन 44 में है क्या? पुलिस डायरी है, केस डायरी है? पुलिस रेगुलेशन एक्ट, पुलिस रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 44 मुझे याद है। अब इतना नहीं याद है कि वो केस डायरी या पुलिस डायरी है। जनरल डायरी है, जनरल डायरी है, पुलिस डायरी होगी, जीडी है। तो दोनों में अंतर क्या होता है सौम्या? पुलिस डायरी और केस डायरी में अंतर क्या है? या जीडी में जनरल डायरी? सीडी और जीडी, हाँ। बहुत सिंपल भाषा में इसको आपको प्रेजेंट करना है, इतना कहानी नहीं बतानी। इतनी अगर जीडी का मतलब जनरल, जब जनरल है तो हर प्रत्येक थाने में या प्रत्येक पुलिस स्थान में जहाँ पे पुलिस बैठ रखा जाने वाला एक, जिसको दैनंदिनी बोलते हो, दैनंदिनी, उसका डेली डायरी जो होती है जीडी, जनरल डायरी रखी होती है। कब कौन आया, कब कौन गया, क्या हुआ कैसे हुआ, सब उसमें डेली का डेली। सीडी जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ, आपको हमने अभी मुकदमा दिया था ना, क्या करने के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया था ना, तो आपको हम एक केस डायरी देंगे। जब आप अपनी बुलेट उठाओगी तो बुलेट उठाने से लेकर वहां पहुंचने तक, फिर वहां से आकर बुलेट रखने तक, यानी केस डायरी रखने तक का पूरा वर्णन उसमें करो। कितने गवाह मिले, घटनास्थल पे कितने कारतूस मिले, किससे किससे हमने बातचीत की, यानी सब कुछ उसमें आपको उस घटना से संबंधित चीजों को दर्शाना। तो केस डायरी का मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके पास होती है, और जीडी जो होती है थाने पे रखी जाती। ठीक है, दोनों में क्लियर हो गया ना? अब तो नहीं समस्या आएगी। चलिए अब आइए आगे। तो वो बंदा क्या करता है, अपने केस डायरी में उस चीज को दर्ज करता है अपने विश्वास के आधार पे कि फला वस्तु फला व्यक्ति के परिसर में मिलने की जानकारी मिली है या संभावना है, तो उसको वो लिखेगा। और लिखने के बाद यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है, ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी लिवा सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि अगर हमें विश्वास है कि फला चीज जो अपराध में यूज हुई है फला जगह पे रखी हुई है, तो हम उस चीज का वर्णन अपने केस डायरी में करेंगे, और करने के बाद यथासंभव उस स्थान पे हम पहुंच जाएंगे। खुद नहीं पहुंच सकते, कोई कारण है, कहीं बिजी है, कोई माननीय सदस्य गण आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, ड्यूटी लगी हुई, तो किसी न किसी को हम वहां पे भेज देंगे। क्यों? क्योंकि अगर देरी होगी तो हो सकता है कि वो चीज वहां से
भगा दी जाए, डैमेज कर दी जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना, तुरंत वहां पे उस चीज को कलेक्ट करने के लिए पहुंचना। ठीक, क्लियर हुआ? सब क्लास 2 क्या कहता है इसी का? कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य हो तो तलाशी स्वयं लेगा। अगर साध्य हो तो तलाशी स्वयं लेगा। ठीक है। वी प्रोवाइडेड दैट इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी अधिमान्यता सेलफोन, श्रव्य दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जाएगी। ठीक है। कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन। ठीक है। फिर सब क्लास 3, यदि वो तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है, तो क्या करेगा? उस समय वो उपस्थित नहीं है जिसको तलाशी लेनी है, तो क्या होगा? तो वो ऐसे करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वो तलाशी ले और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसे लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान की जिसकी तलाशी ली जानी है और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है विनिर्दिष्ट किया जाएगा, और तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज के लिए तलाशी लेने। यानी कहने का मतलब, हम आपको एक एक चीज बता देंगे, बेटा क्या लाना है तलाशी। जैसे आप भेजते हो ना सामान लेने के लिए बच्चों को कि बेटा जाके आइसक्रीम लाना, तो अब बच्चे को आपने आइसक्रीम लाने के लिए भेज दिया, वो कोई भी उठा लाया। अब जो उठा लाया वो फ्लेवर आपको पसंद नहीं है, तब कोई मतलब हुआ उसका? तो आप बोलोगे ना बेटा ये फ्लेवर का ये चीज यहाँ नहीं मिलेगी, वहां जाना चाहिए। तो उसी तरह जब तलाशी ली जाती है तो बता दिया जाता है कि फला चीज फला व्यक्ति के घर में फला जगह पे वही चीज लाना, आपको इधर उधर की चीज नहीं लाना। बात समझ गए कि नहीं समझ? अब उसके बाद सब क्लास 4 देखिए। तो यहाँ पे तलाशी लेने के लिए कुछ नियम कानून आपके पास है। अगर सिंपल भाषा में आपसे हम पूछे कि तलाशी लेने के कौन कौन से तरीके हो सकते, तलाशी लेने के कौन कौन से तरीके हो सकते? किसी के घर में ऐसे घुस जाओगे और जब तलाशी लोगे तो किसी को पास पड़ोसी को बुलाओगे, है ना? तो पहले तो सम्मान के साथ वारंट दिखा के कि भैया आपके यहाँ के मैं तलाशी लूं। जो उस घर का ओनर है वो अगर दरवाजे खोल देता है तो अच्छी बात, लेकिन नहीं खोलता है तो तोड़ दिया जाए। दरवाजा टूटने लायक नहीं है लेकिन खिड़की टूटने लायक है तो खिड़की से घुसेंगे। घर में सिर्फ महिलाएं हैं तो ये सब तरीके है ना, पढ़ चुका ना पीछे। तो उन तरीकों के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी जाएगा। ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो तो बड़े हो गए हो, जैसे मर्जी होगी घुस जाओगे, तरीके से। ठीक है। फिर सब क्लास 5 उपधारा 1 और उपधारा 3 के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल किंतु कितने घंटे में, 48 आवर्स, किसको भेजी जाएंगी? कौन सा मजिस्ट्रेट होगा? पक्का? ठीक, उसके पास भेज दी जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि किसको दी जाएगी? हाँ, ओनर और उसके
186। भाग ही जाएगा, वारंट लेके जा रहा है ना। 86 में उसी का एक्सपेंशन, ये तो जैसे कहते हैं ना कि ये आपके घर का मामला है, आप निपट लो। तो 86 में कहता है कि अगर आप नहीं निपट सकते हो तो किसी दूसरे को भेज दो, किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी, दो दो अथॉरिटी यहाँ पे भी है 186 में। ठीक है, 186 में भी दो अथॉरिटी है आपकी। क्या दोनों अथॉरिटी सेम है? जो अथॉरिटी 185 में थी, क्यों नहीं है सेम? हाँ, भार साधक अधिकारी या उप निरीक्षक की आपत्ति से पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है किसी दूसरे पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से, चाहे वो उस जिले में हो या उस जिले से बाहर हो। मिस्टर अखिल देव, आपके सवालों का जवाब यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या तलाशी नहीं ली जाएगी? जो काम आपको, जब मैंने पुलिस ऑफिसर की शक्तियां पढ़ाई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि अगर डीजीपी है, मान लो डीजीपी, अब उसको किसी थाने की तलाशी लेनी है या किसी थाने की परिसर में तलाशी लेवानी है, तो क्या वो परमिशन लेगा किसी से? नहीं। डीआईजी है तो उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत है? एसपी है तो क्या उसको परमिशन लेने की जरूरत है? वो अपने जिले के किसी भी थाने में। अब अगर दूसरे जिले में है तो जरूरी है। तब आप किसी दूसरे घर में, भले आपके भाई का ही घर क्यों ना हो, कैसे घुसते हो? हाँ, ऐसे ही घुस जाते हो। बेल बेल बजाते हो कि नहीं बजाते हो? नाक करते हो कि नहीं करते हो? तरीके से घुसते हो ना। तो अब लेवाने से अपेक्षा कर सकता है, तो वो जो एसएचओ है जो अपने क्षेत्र में कर सकता है, वही काम वो दूसरे से दूसरे के क्षेत्र में भी करवा सकता है। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो अब पता चला कि हम पूरा लाव लश्कर लेके अपना जाए, मान लो थाना कर्नलगंज का मामला है, अब हमको जो तलाशी लेनी है वो कहीं पूरा मुफ्ती में लेनी है, तो पूरा लाव लश्कर लेके वहां जाए हम? कोई जरूरी है? नहीं जरूरी, क्योंकि वो कौशाम्बी में पड़ता है। तो हम वहां की पुलिस से मदद लेंगे और ये अपना वारंट जो है, ये जो हमें कोर्ट से मिला है, उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। क्या करेंगे? उस वारंट को फॉरवर्ड करेंगे, नोटिंग करके कि हमको मिला है और हम आपको अपनी तरफ से परमिट कर रहे हैं कि वहां की तलाशी लीजिए। ठीक है। ऐसा अधिकारी ऐसा अपेक्षा किए जाने पर धारा 185 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा, और यदि कोई चीज मिले तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिससे अपेक्षा पर तलाशी ली गई। यानी यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है। अब थाना पूरा मुफ्ती का एसएचओ जो है अपने दल बल के साथ गया और तलाशी लेके चला आया। तो अब उसमें जो सामान मिला है वो 48 घंटे में किसको भेजेगा? तलाशी से जो भी चीजें मिली है 48 घंटे में किसको भेजेगा? तो वो तो 48 घंटे में किसको भेज रहा है? मजिस्ट्रेट को भेज रहा है। ये किसको भेजेगा? जिसने कर्नलगंज थाने को भेजेगा, और कर्नलगंज थाने फिर 48 आवर्स में। ठीक, समझ में आई बात? समझ गया? आ गई समझ में? नहीं आई? अंकिता जी, नहीं आई समझ में? नहीं आई, नहीं आई, पक्का नहीं आई तुमको समझ में? सही बताना। नहीं आई? आ गई? नहीं आई ना? वो पता चल रहा नहीं आया।
कंफ्यूज मत, बहुत आसानी से समझो इसको। इसीलिए हमने आपको आईओ बनाया था, इन्वेस्टिगेशन आपको हमने बनाया था। आप मानो कि हम पुलिस वाले हैं, ठीक है। आपके पास दो कंडीशन है, एक तो ये तो आप खुद जाइए, या तो अपने साथ अपने अधीनस्थ को किसी को भेज सकते, लेकिन वो अधीनस्थ भी उप निरीक्षक के पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, आप उसको भेज सकते, ठीक। तो या आप स्वयं जाइए, या किसी अधीनस्थ को भेजिए। कहाँ भेजेंगे? कुंभ मेला? कहाँ भेजेंगे? हाँ, तलाशी लेने जहाँ पे वो वस्तु पड़ी हुई है या रखी हुई है, जो भी है, पड़ी भी हो सकती, रखी भी हो सकती, छिपाई भी हो सकती है। तो आप जाओगे, छिपी हुई वस्तु के स्थान पे पहुंच गई, ठीक। क्योंकि आपको जिसने जहां पे जिस थाने के अंदर था पहुंच गई। अब आपको वो वस्तु मिल गई, मान लो यहाँ पे रवीश कुमार का था, ठीक है, घर। रवीश कुमार के घर की तलाशी हुई, वहां पे आपको कुछ सीडी या कुछ पेन ड्राइव या जो भी वस्तु है मिल गई। अब इस वस्तु को आप क्या करोगे? उसका वर्णन तो अपने उसमें कर लोगी आप, इसमें केस डायरी में, क्योंकि केस डायरी में पहले भी लिखा था कि हम जा रहे हैं क्या करने, तलाशी लेने जा रहे हैं ना हम। मिल गई वस्तु, इसको 48 आवर्स में क्या करोगे आप? मजिस्ट्रेट को भेज दो, ठीक है। अब अगर मान लो ये रवीश कुमार का घर जिला ही परिवर्तित हो जा रहा है। अब ये जिला क्यों परिवर्तित हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए कि जो क्राइम हुआ था वो यहाँ के व्यक्ति से हुआ था, ठीक है। व्यक्ति हमारे जुरिस्डिक्शन का था, उसने वस्तु को इस जिले में छिपा दिया है। या उल्टा भी कर सकते हो, अपराध घटना इस जिले में हुई थी, तो यहाँ का कोई आईओ आएगा, क्योंकि उसके क्षेत्र का है वो बंदा, एफआईआर वहां पे हुई है, तो जहां पे एफआईआर होगी वहीं का कोर्ट आदेश करेगा। या जहां का घटना घटेगी वहीं इन्वेस्टिगेशन होगा, बाहर तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा ना। तो जब वहां से ये पता चला कि साहब इसकी कुछ वस्तुएं वो अपने मामा के घर रखाया है, तो उसके सारे रिश्तेदारों के या उसके साड़ू के घर रखाया है, तो बोले कि उसका साड़ू का घर कहाँ है? बोले साहब कौशाम्बी में है, पूरा मुफ्ती थाना में पड़ता है उसका। अब वो अगली पार्टी आके बता रही साहब वही पूरा मुफ्ती में वहीं पे वो रखता था, इसके पहले भी कई चीजें मिली थी, नहीं एक होता ना सेट पैटर्न होता है। तो अब यहाँ पे आप कैसे जाओगी? अब समस्या आपके साथ खड़ी हो गई कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। तो अब आपको अपने एसएचओ से बताना है, क्योंकि आप एसएचओ के अधीन हो ना। उस दिन बताया था ना कि जब इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो चार हाथ हो जाते हैं ना आपके, या तो वो एसएचओ खुद करे या तो करवाए। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज होता है, तो क्या आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज जो होता है क्या वो पूरे जिले का सारा काम वही देखता है क्या? वो अपने काम को बांट देता है डीजे वे डीजे को। तो इसी तरह इन्वेस्टिगेशन का काम एसएचओ भी बांट देता है, तो एक काम आपको उसने दे दिया था। अब इत्तेफाक ये कि आपका काम जो है उसकी जो तलाशी है, आपको सूचना तो मिल गई। अब आपको कह रहा है कि भाई पूरा मुफ्ती, तो आप एसएचओ को बोलोगे कि साहब ऐसी ऐसी बात है, तो क्या ठीक है, तो वह सर्च वारंट है ही है तलाशी का, ठीक है। और नहीं है तो आप निकला भी सकती हो मजिस्ट्रेट से बोल के साहब ये वस्तु नहीं मिल रही सर, है ना, आप उसको मंगा भी सकती हो, सर्च वारंट भी ले सकती हो। तो वहां पे एसएचओ जो है, पूरा मुफ्ती एसएचओ को बोलेगा कि फला फला आईओ है हमारे, इस मामले में वो पूरा डिटेल आपका देगा और कहेगा कि इनके माध्यम से तलाशी होनी। दो चीजें होती है, या तो कहेगा कि ठीक है उनको भेज दीजिए हम असिस्ट कर देते हैं, ठीक है, या कहेगा कि ठीक है हम अपने क्षेत्र से करवा के आपको चीजें भेज देते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती है। तो अब आप यहाँ जाइए या ना जाइए, ठीक।
एसएचओ से आप बताया, एसएचओ ने आपका काम आसान कर दिया। कभी कभी आपको जाना भी पड़ता है, जैसे अतीक की बीवी को खोजने के लिए पर्टिकुलर जिस थाने में है उस थाने की पुलिस जाती है। उसमें ये नहीं कहते तुम जाकर खोज लेना, लेकिन वो उस लोकल क्षेत्र की पुलिस को लेके जाती है, क्योंकि उनको सब नहीं पता होता ना, तो लोकल क्षेत्र की पुलिस को पता होता है। तो यहाँ पे उस पूरा मुफ्ती के एसएचओ ने आपकी मदद की, यानी आपके इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जो वस्तु थी उसने प्राप्त कर ली। ठीक है। अब वो मैंने रवि कुमार का घर यहाँ पे था, यहाँ पे जो चीजें उसको मिली वो क्या करेगा, अब किसको भेजेगा, वो अब आपके एसएचओ को भेजेगा। ठीक। अब आपका एसएचओ, अब आपका एसएचओ मतलब आप, आपको बताएगा कि आपकी रिपोर्ट आ गई, आप रिपोर्ट ले जाके कहाँ जमा करो, कोर्ट में। 48 आवर्स है ना, तो अब आप ले जाकर कहाँ जमा करोगे, मजिस्ट्रेट के पास। तो सारा नाटक ये था। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे इसको ऐसे समझो ना, जैसे आगरा से पेठा मंगाना है आप, ठीक है, आप गई थी तो लाई थी तो आपको बड़ा अच्छा लगा था, आप गई थी आप लेके आई तो बड़ा अच्छा लगा था आपको। अब अगर वहां से कोई बंदा आ रहा है, या वो चीज वही मिल सकती है, और तो कहीं मिलेगी नहीं, पंछी पेठा मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। तो अब कैसे आएगा आपके पास, बताओ? आप तो जा नहीं सकती, या जा भी सकती हो तो खर्चे आएंगे। लेकिन वही काम आसानी से भी हो सकता है। कोई जानने वाला, उनसे आपने कहा कि भैया इस ट्रेन में, कौन सी ट्रेन चलती, जयपुर प्रयागराज है ना, उसमें आप ऐसा करना कि जिस व्यक्ति को देना उसको बता देना, सीट नंबर वगैरह दे देना, हम यहाँ पे जाके ले लेंगे। तो ये बताया ना, सीट नंबर वगैरह, मतलब क्षेत्र वगैरह बता दिया ना, पूरा वारंट में सभी तो लिखा रहता है। ठीक, बात समझ में आ गई ना? तो इस माध्यम से भी आप इन्वेस्टिगेशन में कर सकते। अब अगर नौटंकी करता है, ये नहीं घुसने देता है, तो ये भी वही प्रक्रिया कर, यहाँ का एसएचओ उसी तरह तलाशी लेगा जैसे कि 103 में प्रोवाइडेड है। ठीक है, वैसे लेगा, यानी जो चाहे ये करे चाहे ये करे, करेगा वही। आया समझ में नहीं आया? हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। 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 क्यों नहीं हो सकती? वो लिख दिया, गलती कर दिया, लिख देना चाहिए था उसको ना। नियरेस्ट का मतलब ये होता है देखो, कि जो संज्ञान लेता है ना, संज्ञान लेने के लिए, मैंने आपको बताया था ना कि पूरा प्रयागराज में चली जाओ तो कई तो मजिस्ट्रेट बैठते हैं ना। तो अब क्या आप किसी को भी अपनी रिपोर्ट भेज दोगे? नहीं ना। तो अब नियरेस्ट का मतलब ये है कि जो उस के लिए वहां पे बैठाया गया है। तो नियरेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जुरिस्डिक्शन है ये क्षेत्र में, ठीक है, अब हमने अपने एक बंदे को बैठा दिया कि जितने भी हमारे क्षेत्र से रिलेटेड मैटर आए उनको आप कॉग्निजेंस ले लेना। ठीक है, कॉग्निजेंस लेके आप फॉरवर्ड कर देना हमको। तो नियरेस्ट का मतलब इसलिए वहां पे नियरेस्ट सब लगा दिया। ठीक है। और अगर मान लो वहां पे नहीं है, तो कोई ना कोई मजिस्ट्रेट को तो संज्ञान लेने के लिए हम बैठाएंगे, तो इसीलिए वहां पे नियरेस्ट जो हो सकता है उसको इसलिए वर्ड यूज किया गया, नहीं करीबी। अब ये नहीं कि प्रयागराज का मैटर और फतेहपुर के मजिस्ट्रेट का जमा कर दिया, तो क्लैरिफाइड किया है कि नियरेस्ट जो जिसका जुरिस्डिक्शन उसके नियरेस्ट। ठीक है। और कभी कभी नहीं होता है तो उसके लिए अथॉरिटी, कौन सा सब क्लास 4 है, सब क्लास 4 क्या कहता है? हाँ चलो हो गए, सब क्लास 5। ठीक, ये आपका यहाँ तक देखो,
चीजें इन्वेस्टिगेशन होने तक, अब ये 186 क्लोज कर दो आप। कहाँ से जो हम लोग शुरू किए थे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, कहाँ से शुरू किया था? 170 शुरू कहाँ से किया था? वहां तक तो हम लोग स्थिर हुए थे ना। शुरुआत 170, हाँ वहां तक सेटल हो गया, तो 176 क्या है लिखा है? प्रोसेस दिया, तरीका बता, प्रोसीजर बताया है। तो प्रोसीजर वहां से शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का, और प्रोसीजर यहाँ समाप्त होता है। ये एक दूसरा सेगमेंट है। अब तीसरा सेगमेंट आपका इससे संबंधित शुरू हो रहा है। अब मान लो आप 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पा रही हो, तो एक तरीका इसका ये है, एक तरीका 60 दिन का, एक तरीका यानी किसका? इन्वेस्टिगेशन पूरा करने का। इसमें कुछ चेंज हुआ है ना? उसको यार, हाँ। नहीं नहीं, पहले आओ, पहले आओ, अभी वैसे मत जाओ। हाँ, चलिए आइए पहले शुरू करते हैं। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। 24 घंटे में जब हम इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर सकते, तब क्या होगा? क्योंकि बहुत से मामला बड़े गंभीर होते हैं, तो जो गंभीर होगा उसी में टाइम लगेगा, जो आसान होगा तो उसमें टाइम तो नहीं लगेगा। तो कहता, इसके पहले भी सेक्शन 58 में भी कुछ है कि वो नहीं, वहां पे बोल दिया है कि भाई देखो, अगर आप अभियुक्त को पकड़ लियो ना, उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश करके जो भी हो फिर आगे करना, लेकिन 24 घंटे में आपको पेश करना जरूरी है मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे 187 देखते हैं हम लोग, ये पहले आपका 167 था। 187 इन्वेस्टिगेशन हमारा पूरा नहीं हुआ, क्या करें? जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार या डिटेन, दो वर्ड यूज किया है, अरेस्ट और डिटेंशन में अंतर क्या है? अभिरक्षा और गिरफ्तारी में। सौम्या, लिखाया भी गया था शायद, बताया भी गया था। लिखाया नहीं गया था, ठीक है। क्यों? अभिरक्षा और गिरफ्तारी में नहीं बताया गया था? अभिरक्षा पुलिस की होती, गिरफ्तारी आदमी की होती। फिर एक डिटेन होता है और एक अरेस्ट होता है, दोनों में अंतर है। पूछता भी है आपसे, अभिरक्षा और गिरफ्तारी में अंतर क्या है? डिटेंशन और अरेस्ट। डिटेंशन में ये होता है कि अब यहाँ हम लोग बैठे हैं ना, बाहर जाके किसी ने पुलिस को सूचना दिया कि साहब वहां जो क्लास चल रही है ना, उसमें कुछ लोगों के पास बम रखे हुए हैं। पुलिस वाले आए, पूरे कैंपस को डिटेन कर दिया, कोई यहाँ से नहीं निकलेगा।
तब तक डिटेन रहेंगे जब तक कि तलाशी नहीं हो जाएगी। हाँ, सस्पेंशन क्या था। और गिरफ्तारी में क्या होता है, किसी ने जाके बताया साहब वो फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को मार दिया है, तुरंत आपको अरेस्ट करना। वहां पे आपकी जो लिबर्टी होती है वो तुरंत वो हो जाती है। लिबर्टी यहाँ पे भी आपकी छिनती है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ समय के लिए हो, लेकिन अरेस्ट जो होगा वो तो एक प्रक्रिया के तहत चला गया। तो उतना देर हमने डिटेन रखा, उसके बाद आपको छोड़ दिया, सारी जानकारी पूछताछ करने के बाद आपको हम छोड़ सकते हैं। तो डिटेन और कस्टडी दोनों में अंतर है। कस्टडी में पुलिस अपने पास रखती है, अपनी देख रेख में रखती है। कस्टडी में भी होता है, लेकिन कस्टडी में काम होने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे पुलिस वालों ने अगर गिरफ्तारी करके आपका चालान कर दिया तो फिर उनको उनको छोड़ने का राइट नहीं है जब तक कि आपका बेल न करा दे, जमानत न करवा दे, जब तक आपको वो छोड़ नहीं सकते। तो 167 187 में अगर आपको अभिरक्षा में रखा गया या गिरफ्तारी में रखा गया है तो 24 घंटे में आपके उस अपराध से संबंधित इन्वेस्टिगेशन संभव नहीं है। तो आपको सीधे ले जाया जाएगा निकटतम मजिस्ट्रेट के पास। उसके पास सौम्या निकटतम मजिस्ट्रेट। अब निकटतम मजिस्ट्रेट से क्या मतलब है, घर के बगल वाला। अब ये ना कहता ना कि सब पड़ोस में तो हमारे मजिस्ट्रेट रहता है, चलिए साहब वहां ले चलिए। क्यों सौम्या, जिसका जुरिस्डिक्शन होगा, ठीक है। अब अगर मान लो वो नहीं मिलता है, तब छुट्टी पे गया हुआ है, तब अमूमन ऐसा होता नहीं है, बैठाया जाता है। एक मजिस्ट्रेट की हमेशा ड्यूटी रहती है। तो इसलिए 24 घंटे रखा गया, 12 घंटे नहीं रखा गया। 12 घंटे क्यों नहीं रखा गया, देखिए अब इसमें भी मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी रात में लगानी पड़ती। मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी रात में लगानी पड़ती है, मजिस्ट्रेट रात में बैठा हुआ है ना। तो इसलिए 12 घंटे 24 घंटे रखा गया है, ठीक। तो 24 घंटे में तो एक बार दिन तो आएगा ही आएगा ना, कोर्ट तो बैठेगी बैठेगी ना कोई व्यक्ति तो आएगा ही आएगा, है ना। बात समझ गए ना, 24 घंटे का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत अकल लगानी पड़ती है। तो मजिस्ट्रेट वगैरह ऐसे नहीं फॉर्मेट कर देना, सोचोगे यार 12 घंटे कर दोगे तो रात में भी मामला आ सकता है। मतलब दिन में 12 बजे अगर अरेस्ट करेंगे तो रात 12 बजे तक का टाइम है, तो कब 8 बजे ले जाओगे, 9 बजे ले जाओगे इसको, पहुंचने में टाइम लग जाएगा 3-4 घंटे। तो वहां पे उस डायरी के साथ, कौन सी डायरी के साथ, अभी यहाँ पे केस डायरी कैसे आ जाएगी, अभी तो गिरफ्तार हुआ है। हाँ, कौन सी डायरी के नाम, केस डायरी उस रेफरेंस में होगा जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ले जा रहा और खाली एफआईआर हुई और वो चल दिया है, गिरफ्तार करके लाया है, हाँ? तो जब तक एफआईआर नहीं हो जाती है, ठीक, जब तक आपकी केस डायरी नहीं बनती है, तो एफआईआर होने के बाद ही, मान लो सूचना मिली और चला गया, वो पहुंच गया, अभी एफआईआर नहीं हुई। अभी एफआईआर में क्या पढ़ाया था मैं, एफआईआर में आपको ये तो पढ़ाया था कि एक व्यक्ति आया, कहा साहब वहां पे लाश पड़ी हुई है, दरोगा जी गुस्सा में आया, उठाए बुलेट और चले गए। यहाँ पे एफआईआर वगैरह नहीं रहे, गए वहां इन्वेस्टिगेशन करके आए, वो एफआईआर लिखवा रहे हैं। अब वो व्यक्ति जो उसने सूचना दिया तो भाग गया, तो क्या वो एफआईआर मान ली जाएगी, एफआईआर नहीं मानी जाएगी। अब कोई दूसरा बंदा आके एफआईआर लिखा है, तब वो एफआईआर मानी जाएगी। ये तो था ना। तो एफआईआर लिख जाती तब केस डायरी बनती, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था शुरू हो जाता है तब बनती है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लिखा हो ना 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब अन्वेषण लिखा हुआ है ना, तो अन्वेषण लिखा है तो इसका मतलब डायरी उसके पास मिल चुकी है। बात समझ रहे हैं ना, तो कॉमन सेंस भी लगाया करो, केस डायरी है ये। हाँ, ठीक है, तो ये केस डायरी है। तो अब
उसमें अन्वेषण करने वाला जो पुलिस अधिकारी है वो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात विहित डायरी के मामलों की उन्हें सब लेके जाएगा। एफआईआर भी ले जाएगा, केस डायरी भी ले जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने रखेगा, कहेगा साहब इनको इनका हमें रिमांड चाहिए क्योंकि इनसे अभी हमें बहुत चीजें पूछनी है। ठीक है, क्या पूछना है? इन्वेस्टिगेशन करना है ना, लेकिन 24 घंटे हो गया, पूरा नहीं हो पाया, तो मजिस्ट्रेट से हमें क्या करना, रिमांड लेना। अब अगर मजिस्ट्रेट कहता ठीक है, आपने कहा 10 दिन की, तो मजिस्ट्रेट कह रहा तो 10 दिन क्या करोगे, ये तो 2 दिन में हो जाएगा, तो वो मजिस्ट्रेट 2 दिन का रिमांड भी दे सकता है, 4 दिन का भी दे सकता है, 8 दिन का भी दे सकता है, 10 दिन का भी दे सकता है, पूरा 15 दिन का दे सकता है। और अगर टुकड़े में दे रहा है, पहले 3 दिन दिया, फिर 8 दिन दिया, फिर 4 दिन दिया, तो इज इक्वल टू 15। यानी कहने का मतलब वो 15 दिन से अधिक नहीं दे सकता, ध्यान रखना। हाँ, हाँ पुलिस कस्टडी, इसको पुलिस कस्टडी बोलते हैं। रिमांड रिमांड वही होती है ना, रिमांड में ले लिया पुलिस ने। ठीक। अब अगर मान लो न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं मिला, तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले सकता है। हाँ? वो 15 दिन से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते ना, तो 8 दिन का एग्जीक्यूटिव दे दिया, आप 15 दिन का वो थोड़ी दे, तो 22 दिन हो जाएगा ना, तो वो नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तो वो कहेगा 8 दिन आप भोग चुके हो, कह रहा हाँ हाँ भोग चुके हैं, तो कह रहा ठीक है 7 दिन और ले लो। पुलिस वाले कहेंगे कि ठीक है 7 दिन को और ले लो, 15 दिन में पूरा कर लेना। नहीं हो पाता, उसमें भी नहीं हो पाता। तो सब क्लास 2 में देखो कि वो मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, ये विचार किए बिना चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या ना हो। अब ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, ये क्यों कंफ्यूज कर रहा है? अभी मैंने क्या कहा कि वहां पे एक मजिस्ट्रेट को बैठाया जाता है, जैसे कल छुट्टी थी ना, तो कल भी किसी न किसी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी रही होगी रिमांड के लिए, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा आप अभियुक्त को नहीं रख सकते हो अपने पास, जब तक कि मजिस्ट्रेट परमिट ना करे। तो अब उसमें किसी भी मजिस्ट्रेट, चाहे उसको जुरिस्डिक्शन हो चाहे ना हो, बैठाया जाएगा। पूरे परिसर में एक मजिस्ट्रेट बैठेगा। नहीं समझ में आ रही बात? तो एक मजिस्ट्रेट वहां बैठेगा। तो अब उसको इसीलिए लिख दिया गया चाहे अधिकारिता हो या ना हो। अभियुक्त व्यक्ति की जो स्टेटस होता है, जो प्रायश्चित पर विचार करने के पश्चात कि क्या वो जमानत पर छोड़ा जा सकता है या उसकी जमानत से इनकार किया जा सकता है, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसा वो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक, फिर उसके अलावा 90 दिन, 60 दिन, वो हेरियस क्राइम पर डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे और यहाँ पे मृत्युदंड और आजीवन कारावास से, और यहाँ पे 7 ईयर तक है ना, कि दांडिक मामलों में अगर आपको इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, अगर नहीं कर पाते हो, तो 60 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेना है। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको जमानत दे दीजिए, तो इसीलिए उसकी केस डायरी वगैरह लाया जाता ना, रिपोर्ट लाई जाती कि साहब इसने किया क्या है, तो मजिस्ट्रेट को समझ में आ जाता कि बहुत ज्यादा अपराध तो नहीं बनता यार इसमें, क्या है इसको पकड़ के लाया, छोड़ देगा, जमानत दे देगा, जाओ। ठीक।
पुलिस वाले बहुत पुलिस वाले कहते नहीं साहब इसका रिमांड दीजिए हमको। तो देखता है यार यहाँ तो केस ही नहीं बन रहा, तुम रिमांड रिमांड कर रहे हो, किस लिए रिमांड चाहते हो, ले जाके कूटना है अभी इसको। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट अगर भाप लिया तो नहीं देगा, मजिस्ट्रेट के ऊपर है, ना भले वो गंभीर अपराध किया हो, रिमांड नहीं देगा। वो समझ जाए बस कि यहाँ इस व्यक्ति की आजादी को या इस व्यक्ति की जो मानवाधिकार है उनका उल्लंघन होगा, तो वो डिनाई कर सकता है, उसका पूरा पावर होगा, नहीं देगा। तो अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसी वो मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक ना होगी। उपधारा 3 में अगर बातें हैं तो 60 दिन, और उसके आगे हैं तो 90 दिन के समय निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है। ठीक है, यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक हो, तो वो अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारिता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। यानी कि उसके लिमिट के बाहर की बातें हो गई हैं तो वो कहेगा भैया अगले मजिस्ट्रेट के पास सकते। क्यों? क्योंकि 15 दिन तक तो एग्जीक्यूटिव, 15 दिन में 8 दिन एग्जीक्यूटिव का है, बाकी 7 दिन जुडिशियल का है। मामला 7 साल से गंभीर मामले का है, 7 साल से ऊपर का 10 साल है ना, 10 साल हो गया है। तो 10 साल तक का जो मामला है उसमें इन्वेस्टिगेशन, तो 10 साल के मामले में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट चला जाएगा, सीजीएम चला जाएगा, कहेगा साहब हम इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप सीजीएम साहब के पास जाइए। अब सीजीएम साहब ने किसी को अगर बैठा रखा होगा, वो बात कब आती है, वो 15 दिन के बाद जब न्यायिक हिरासत में चला जाता तब की बात आती है। ठीक है, पुलिस कस्टडी तो आप जूनियर डिवीजन भी निपटा सकता है, अगर उसको एम्पावर्ड कर दिया वो भी निपटा सकता है, एग्जीक्यूटिव निपटा सकता है। लेकिन उसके बाद जब वो पुलिस कस्टडी छोड़ के वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, तब फिर उसी लेवल का मजिस्ट्रेट उसको हैंडल करेगा। ठीक है, 90 दिन वाला मामला है तो सेशन कोर्ट में चला जाएगा। ठीक, तो वहां से कहने का मतलब ये है कि अगर इन दिनों में आप नाकाम रहते हो, आपका नाकारापन इतना है कि आप इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाते हो, तो उस व्यक्ति को जिसको हमने पहले पुलिस कस्टडी में रखा, आप 15 दिन में भी कुछ नहीं कर पाए, यानी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाए, आप 60 दिन में भी पूरा नहीं कर पाए, मामला अगर गंभीर था तो, और उससे भी गंभीर था तो आप 90 दिन में भी नहीं कर पाए। मामले अलग अलग हैं, देखो साथ ही मत जोड़ देना, कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि मामला अगर 3 साल से नीचे का दंडनीय था तो 15 दिन तक के मामले में निपटा दिया जाएगा। लेकिन अगर ऊपर का था, 10 साल तक का था, तो मामला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो अब हम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर्स को तो इंटरटेन नहीं कर सकते, तो कहेंगे भैया ऐसा करो कि अब जब आप नहीं कर पा रहे तो उस व्यक्ति को जमानत दे दीजिए, क्यों उसको जेल में रखे हो। तो किसी के जो लिबर्टी होती है उसको हमें इन्फ्रिंज नहीं करना, ये इसका मकसद यही होता है कि आपको भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए, अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको अंदर क्यों रखा जाता है ये भी समझ लो। 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन क्यों रखा जाता है? अगर उसको जमानत तुरंत दे दी गई, अब तुरंत मजिस्ट्रेट कब देता है, जब देखता है कि कोई मामला गंभीर नहीं है। लेकिन अगर गंभीर मामला है, कह रहे साहब 7 साल का मामला, अच्छा ले जाओ उसको, तो वहां पे क्या होगा कि वो हो सकता है कि बाहर छूटने के बाद गवाह है उनको तोड़ धमका दे, मर्डर कर दे, या कोई ऐसी वस्तु थी जो उस अपराध के लिए बहुत इसेंशियल थी उसको डिस्प्लेस कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उसको अभी अंदर ही रखो। लेकिन कब तक, एक सीमा तक ना। ये आपको 60 दिन दिए, क्या कर रहे थे आप, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए आप, तो पुलिस वालों ने अपनी मजबूरियां बता दी। तो इसीलिए अभी लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया था कि पुलिस वालों को पुलिस वालों को जुडिशियल कामों से सेपरेट कर देना चाहिए। जुडिशियल काम मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसको सेपरेट कर दिया जाए, इन सामान्य जो पुलिसकर्मी होते हैं इनको नहीं दिया जाना चाहिए।
क्यों? क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी रहती है, कोई त्योहार आ गया, कुछ आ गया, तो लगी रहती है, तो वो नहीं कर पाते। तो ऐसे ऐसे बेचारे होते हैं जो जहाँ ड्यूटी पे होते हैं वहीं से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, नहीं बुला लेते हैं अभियुक्त को, या जो पीड़ित व्यक्ति होता है कि भैया आप आ जाइए यहाँ पे, आपका आपसे कुछ पूछताछ करनी। तो जहाँ पे वो ड्यूटी पे रहते हैं वहां बुला लेते हैं। तो इसलिए डिले होता है। तो इसीलिए कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया जाए। तो उसमें अलग पुलिस वाले रहेंगे, वही पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनका काम ही इन्वेस्टिगेशन। बाकी इनका काम जो है अपना ड्यूटी वाला जो ड्यूटी करे। तो अभी उस पर हमारी सरकार ने कोई अ, विचार नहीं किया। अभी वो एज इट इज जैसे चल रहा होता है ना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो यार, क्या मतलब। तो बात समझ में आ गई। तो अब अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो फिर स्पेशली आपको वही काम करना है। तो 60 दिन के आप हो सकता है 30 दिन में निपटा दो, 90 दिन के आप 60 दिन में निपटा दो, हो सकता है, संभव हो सकता है। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर इतने में आप नहीं निपटा पाते हो तो उस व्यक्ति को बेल लेने का, जमानत लेने का अधिकार उत्पन्न हो जाए। किसको? जो अरेस्टेड पर्सन जो जेल में। ठीक, क्लियर हो गया। सब क्लास 3 क्या कहता? मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे आगे के लिए उस दशा में, यानी वही बात है, प्राधिकृत कर सके जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस उपधारा के अधीन अभिरक्षा में निरोध कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा, जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए है। यानी यहाँ पे 10 वर्ष से ऊपर का है और ये 10 वर्ष से नीचे का है। ठीक है, 10 वर्ष से नीचे 60 दिन, 10 वर्ष के ऊपर 90। नहीं आ रहा समझ में? अखिलदीप, शैव्या। हाँ, डिफॉल्ट आपके डिफॉल्ट के कारण बेल मिल रही ना उसको। आपकी डिफॉल्ट मतलब क्या? आपने डिफॉल्ट किया? हम्म, हाँ, 90 दिन में नहीं कर पाए तो डिफॉल्ट आपने कर दिया। तो जैसे जब आपकी गिरफ्तारी जो होती है, कब होती है? अगर कोई रेवेन्यू बकाया है आपके ऊपर, उस आपकी गिरफ्तारी कब होती है? जब आप डिफॉल्ट कर जाते हो तब होती है। चलिए आगे आइए। माइनस होता है, हो जाएगा। हाँ, इनिशियल 40 डेज। सब क्लास 4 देखो। दर्शन करेगा मजिस्ट्रेट, ठीक है, जब तक सामने नहीं आएगा वो कुछ नहीं करेगा। उसमें एक चीज जोड़ दिया गया है, क्या? हाँ, ठीक है।
हाँ, जब तक पुलिस की अभिरक्षा में रहता है तब तक। न्यायिक में अगर है तो लाना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरत अगर पड़ती है तो न्यायिक से भी आता है। ठीक है? कभी आप लोगों ने देखा होगा ना प्रिजन वैन, उसमें भर के आते हैं ना लोग, झांकते रहते हैं उससे, देखा है कि नहीं देखा? नए नए से आते हैं वो लोग भर के, तो वो सब न्यायिक कस्टडी में रहते हैं, जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं। ठीक। हम्म, हम्म। 7 और 5, सब क्लास 5। अगर आपको जमानत का राइट मिल गया और जमानत आप नहीं दे रहे हो तो क्या छोड़ देंगे? नहीं, आपको राइट है जमानत लेने का 60 दिन के बाद, लेकिन आप जमानत नहीं ले रहे हो तो क्या छोड़ दिया जाए? नहीं, आपको जमानत लेना पड़े। ठीक। आई बात समझ में नहीं आई? तो नीचे स्पष्टीकरण में लिखा हुआ। हाँ, हाँ, उसमें भी है, नीचे भी है, स्पष्टीकरण में भी है, एक्सप्लेनेशन में। जब तक वो दे नहीं देता तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। कि महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, क्या उनको भी जेल में रखा जाएगा? क्या महिलाओं को या बच्चों को भी जेल में रखा जाएगा? Provided that in 18 years, in case of women under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of a remand home. रिमांड होम हम लोग कहाँ पढ़े थे, याद है? हाँ, रिमांड होम कहीं पढ़े थे, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? नहीं, और तमाम एक पढ़े ना हम लोग। हाँ, पॉक्सो में गया। ठीक है। और तो ऐसे बच्चों को रिमांड होम में रखा। ठीक। तब क्लास 6, सब क्लास 1 और सब क्लास 5 में किसी बात के होते हुए भी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी यदि उप निरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो जहां मजिस्ट्रेट ना मिल सकता हो वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसको मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई है, इसमें इसके पश्चात विहित डायरी की मामले के संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, और तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो भी कारण उसको लिखना है लेखबद्ध करने वाले कारणों को लेखबद्ध करने के बाद कुल मिलाकर 7 दिन से अनधिक यानी अधिक नहीं होगी ऐसे प्राधिकृत निरोध को अवधि की समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के आगे और निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया हो जो आदेश करने के लिए सक्षम है, और जहां ऐसे आगे और निरोध के लिए आदेश किया जाता है वहां वो अधिक जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन अभिरक्षा में नियुक्त किया गया था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि की
संगणना करने के हिसाब में ली जाती है। यानी 8 दिन तो एग्जीक्यूटिव कर दिया, उसके बाद अगला मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल है उसने कहा नहीं इसको अभी 3 दिन और रिमांड में ले लो, तो अगर उसने कर दिया है तो फिर आपकी जमानत नहीं होगी 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, ठीक है, 7 दिन के बाद। लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर 7 दिन में आपको जमानत मिल जाएगी, फिर आगे प्रोसीड कर देंगे। जिसको जिसको एम्पावर्ड किया जाता है, जिसको हर एग्जीक्यूटिव नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे ये एक्चुअली में किया क्या गया है इसमें, ये है कि जैसे दूर दराज के क्षेत्र पे, जैसे मान लो आपका ये जिला है, ठीक है, आपका क्षेत्र यहाँ पे, मजिस्ट्रेट बैठता है यहाँ पे, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे बैठता है। तो पावर इसको कन्फर्ट कर दिया जाए कि अगर ऐसा आता तो आप यहीं से लोगों को रिमांड पे भेज सकते, ठीक है। तो इसलिए सुविधा के लिए, समझ में आई बात। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी बनाया जा सकता, तुमको भी बनाया जा सकता है, वकील को भी बनाया जा सकता है, बस सरकार चाह ले तब, सरकार चाह ले तब, हाई कोर्ट चाह ले तब, किसी को भी बनाया जा सकता है। लेकिन बस शर्त है कि एलएलबी वगैरह किया ना। हाँ, और क्या, तो क्या मतलब वो न्यायिक हो जाएगा तो क्या मतलब 15 दिन हो जाएगा, नहीं, जितने में आंसू उसका एग्जीक्यूटिव रहेगा। सब क्लास 7 में कहता है कि अ मजिस्ट्रेट अथराइज्ड अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्डेड इन हिज रीजन। क्यों भेजा आपने, लिखिए आप, ठीक है, क्यों भेजा आप, आपको लिखना होगा। सब क्लास 1, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसे आदेश से दे अपने आदेश की एक प्रति आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी भेज देगा। ठीक, समझ में आई बात। यानी अपने बॉस को भी आपको सूचना देना है कि साहब मैंने इस मामले में आज इतने लोगों को रिमांड दिया या इतने लोगों की मैंने जमानत दी आपको, क्योंकि सीजीएम क्या होता है, मास्टर ऑफ रोस्टर इन मजिस्टेरियल कोर्ट, ठीक है। यानी कि वो समस्त मजिस्टेरियल कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे क्या हुआ है, ठीक, बात समझ में आई। सब क्लास 9, सब क्लास 9 समन मामले में, पहला तो ये है कि समन मामला है, इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में भी नहीं आप कर पाए तो वो मजिस्ट्रेट आपको कहेगा ऐसा करो, इसको तुम्हारे बस की बात नहीं, बंद करो इसको, ठीक है, किसी को परेशान करने की जरूरत। लेकिन अगर कुछ रीजन है तो वो आगे भी उसको कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। यानी 6 महीने के बाद भी अगर लगता है कि नहीं अभी इसमें कुछ और हो जाए और कुछ चीजें मिल जाए तो वो आगे भी उसको कंटिन्यू कर सकता है, ठीक। फिर सब क्लास 10, किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश दिया गया है, वहां यदि सेशन न्यायाधीश का उसे आवेदन दिए जाने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो वो उपधारा 9 के अधीन किए गए आदेश को रद्द कर सकता है और ये निर्देश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में
ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वो विनिर्दिष्ट करे अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाए। अगर मान लो सीजीएम ने रोक दिया है या किसी ने रोक दिया है, तो सेशन को पता चला, तो सेशन के ऊपर पावर है कि वो चाहे तो अभी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ा सकता है। बात समझ में आ गई ना? तो इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या जाना, आओ करके सीखे, पढ़ा है आप लोगों ने? आओ करके सीखे, क्या सीखा इसमें? तहजीबा। तुम मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, बाबू बैठे हैं आजू बाजू में, बाबू मतलब समझ रहे हो ना, क्लर्क जो होते हैं। अब पुलिस वाले आते हैं अभियुक्त को लेके, कहते हैं मैडम इसका रिमांड चाहिए हमको। तो रिमांड के साथ तो वो उस व्यक्ति को आपके सामने खड़ा करेंगे, ऐसा किस सब क्लास में लिखा हुआ है, तो दर्शन करेंगे, बिना दर्शन के फॉर्मेट, दर्शन लिखा है ना करने के लिए, मतलब ठीक। तो अब आप पुलिस वालों की तरफ देखती हो, क्या है, अब मैडम डायरी रखे, एफआईआर की नकल रखे, उसकी एक कॉपी डायरी की लेके आएंगे जो जितना उन्होंने लिखा है। क्या करके आए साहब? छिनैती किए थे। कितने के किए थे? 500 रुपया गिराओ। क्यों किया था साहब? दारू पीना था। मैडम खुश होकर 500 रुपया निकालती, ले जाके एक बटल और पी लेने का, है ना, आवाज से चोरी नहीं करना है। ऐसा कर सकती है क्या मैडम? कहने का मतलब, मैडम ने देखा और लगा कि, अब पुलिस वाले कह रहे मैडम रिमांड दीजिए, इसके ऊपर 3-4 केस और हैं। कौन से केस है बताइए जरा। अरे साहब इसने अपहरण किया था, उस बारे में अभी जांच चल रही है, उसमें पिलने में से कुछ उगलवाना है। तो मैडम कह रही नहीं नहीं नहीं, मामला अलग है, अपना अलग निपटना, इसमें नहीं। रिमांड देने से मना कर दिया। लेकिन मैडम भी अगर गुस्सा खा गई, ज्यादा बोल दिया, बेवड़ा, है ना, दारू पीने वाले बेवड़ा बोलते हैं ना उसको, तो ज्यादा बोल दिया, अल्लाह 5 दिन के रिमांड पे ले जाए इसको, ले गए 5 दिन कर दिया। अब वो न्यायिक से फिर आपको लेना होगा, इसमें नहीं लेना, ठीक है, दूसरे का रखा। हम्म। नहीं, ना ना ना, मैं अभी क्या बोला मैं, वो डिस्कशन है, सेटिस्फेक्शन है ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। उस जैसे मैंने कहा कि वो बेवड़ा है, 500 रुपया चोरी किया है, पुलिस वाले रिमांड मांग रहे हैं, कहेगा ना नहीं देंगे। अब उसमें रिलीज हो जाएगा या वो उसको न्यायिक उसमें भेज देगा। अगर उसको लगता है तो वो कहेगा इसको न्यायिक उसमें भेजो, चार्जशीट वगैरह लगा के भेजो इसको, तो वो उसमें भेज देगा। हाँ, और अगर जमानत देने को तैयार हो तो कहेगा ठीक है जा, तो उसके पास आप वकील साहब जो होशियार होते हैं जमानत लगा के दे देते हैं, जमानत वगैरह साहब जमानतियाँ दे दीजिए ना आप। अच्छा ठीक है, ठीक, ये होता है। कंपल्सन नहीं होता कि रिमांड में भेजे ही, क्योंकि रिमांड में भेजने का मतलब जानते ही हो, जैसे नाराज माता पिता के सामने छोटे बच्चों की हालत होती है, होती है कि नहीं होती? कब पिटाई हो जाए कुछ भरोसा नहीं है ना, और फिर किसी का गुस्सा किसी पे भी उतर जाता है। लड़ रहे हैं माता पिता यानी हस्बैंड वाइफ, और गुस्सा उतर रहा है बच्चों पे, है ना, तो ये अक्सर मम्मियाँ लोग ज्यादा करती हैं, क्योंकि उनका अपना गुस्सा आप उस पर तो उतार नहीं सकती है। हस्बैंड वाइफ पे नहीं उतार सकता, उतार हस्बैंड वाइफ पे उतार सकता है, लेकिन वाइफ तो हस्बैंड पे नहीं उतार सकती, लेकिन अब उतारने लगी है, अब उतारने लगी है। पूरा, ये जब 24 घंटे में ले जाते हैं ना, तो सब मेडिकल वगैरह करा के ले जाते हैं, करा के ले जाते हैं, तभी तो वहां पे होता है। फिर उसके बाद जब भेजते तब फिर होता है, अगर वो कहता है कि साहब मेरे मेडिकल करवा दीजिए, फिर करवाते हैं उसको।
सर आवाज नहीं आ रही है।